Hello dear students, now in this video we will discuss that is respiration involve the following steps. सेम वही है कि भाई रेस्पिरेशन में कौन कौन से स्टेप्स जो है वो फॉलो होना चाहिए. तो हम सबसे पहले देखते हैं कि दैट इज़ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो सबसे पहला वाला पॉइंट क्या है कि ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्वोलाई एयर इज रिलीज्ड आउट. कि एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन का अमाउंट कितना होता है 21% और कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कितना होता है 0.03%. अगर ये एनवायरनमेंट में है तो हम क्या बोलते हैं कि भाई हाँ हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का अमाउंट क्या है, कम है, क्योंकि वो यूज़ हो जाती है. हमने देखा था रेस्पिरेशन में सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो कौन होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में CO2 एनर्जी में प्रोड्यूस होती है. तो इसका मतलब है कि बाहर एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन क्या होती है, ज़्यादा होती है, और CO2 क्योंकि हमने एरोबिक रेस्पिरेशन में देखा था CO2 फॉर्म होती है, इसका मतलब बॉडी में ज़्यादा है. और बॉडी के अंदर जो पार्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड एज एल्वोलाई. राइट. तो इसका मतलब क्या हुआ कि CO2 एल्वोलाई जो होता है CO2 में उसमें ज़्यादा होता है और ऑक्सीजन जो होता है वो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होता है, जिसके कारण ऑक्सीजन मूव फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन एंड CO2 मूव फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो. तो इसी कारण से ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से कहाँ चली जाती है, एल्वोलाई में चली जाती है, और एल्वोलाई की जो CO2 है वो कहाँ चली जाएगी, एनवायरनमेंट में चली जाएगी. राइट. नेक्स्ट, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 अक्रॉस एल्वोलाई मेम्ब्रेन. अभी हमने बोला था कि भाई एल्वोलाई की जो मेम्ब्रेन है वहाँ पर ऑक्सीजन पहुँच जाती है और ब्लड में जो CO2 कहाँ आती है, एल्वोलाई में आती है. तो ये जो प्रोसेस होती है कि भाई एल्वोलाई से ऑक्सीजन कहाँ चली जाती है, ब्लड में चली जाती है विद एल्वोलाई मेम्ब्रेन, और ब्लड की जो CO2 है वो एल्वोलाई में आ जाती है, उसके बाद एनवायरनमेंट में आ जाती है. दैट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन ऑफ गैसेस. तो ये सेकेंड स्टेप हुई. थर्ड स्टेप में हम क्या बोलेंगे कि भाई CO2 कहाँ गई, ऑक्सीजन कहाँ गई, ब्लड में गई. राइट. एक मैं छोटा सा डायग्राम बनाती हूँ आपके सामने कि भाई ये आपकी एल्वोलाई, सपोज करिए दिस आर एल्वोलाई. ठीक है. एल्वोलाई किसके कांटेक्ट में है, ब्लड के, और ब्लड किसके कांटेक्ट में है, यहाँ पर टिश्यूज बने हुए, जहाँ पर क्या फॉर्म हो रही है, एनर्जी फॉर्म हो रही है. राइट. एरोबिक और एनारोबिक जो रेस्पिरेशन होगा वो यहीं पे परफॉर्म होगा. तो टिश्यूज में क्या हो रहा है, CO2 प्रोड्यूस हो रही है और प्लस ATP प्रोड्यूस हो रही है. राइट. तो यहाँ पर CO2 जो प्रोड्यूस हो रही है, CO2 का अमाउंट टिश्यू में क्या है, ज़्यादा है. तो हमने यही चीज़ बोली थी कि भाई कोई भी चीज़ ज़्यादा होती है वो कम की तरफ ट्रांसफ़र होती है. तो टिश्यू से CO2 ट्रांसफ़र हो जाएगी कहाँ पर, ब्लड में. एग्जैक्टली. अब ब्लड में क्योंकि एल्वोलाई में ऑक्सीजन का अमाउंट क्या है, ज़्यादा है, ब्लड में कम है, तो ऑक्सीजन कहाँ से मूव करेगी, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन. अब जब ऑक्सीजन ब्लड में आ गई है तो ब्लड में क्या हो गया, ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू टिश्यू. फिर हम बोलेंगे ऑक्सीजन का अमाउंट कहाँ पर है, ब्लड में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू टिश्यू. नाउ ऑक्सीजन मूव फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू. सेम टिश्यू में क्या है, CO2 ज़्यादा है, इट विल बी ट्रांसफर टू ब्लड. अब ब्लड में CO2 ज़्यादा है, इट विल बी ट्रांसफर टू एल्वोलाई. एल्वोलाई से कहाँ जाएगी वो, प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, ट्रैकिया, देन नेजोफेरिंक्स, देन नेजल, देन नोस्ट्रिल, बाहर. ठीक है. तो यहाँ पर हमने क्या बोला कि कोई भी चीज़ें मूव करती है तो यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ गैसेस बाय ब्लड. अब हमने ये तो देख लिया पर ब्लड में कौन सा ऐसा चीज़ होता है जो ऑक्सीजन और CO2 से कंबाइन होता है. ऑक्सीजन को ब्लड ट्रांसफ़र करता है टिश्यू को, और टिश्यू की CO2 को ट्रांसफ़र करता है एल्वोलाई को. तो उसमें एक स्पेसिफिक पिगमेंट प्रेजेंट होता है दैट इज़ कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन को भी कंबाइन हो सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी क्या होता है, कंबाइन, जो हम आगे डिटेल में. डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू. अब भाई एल्वोलाई से CO2 चेंज होते हैं, वैसे ही ब्लड से CO2 कहाँ जाती है, टिश्यू में जाती है, और टिश्यू की CO2 ब्लड में आती है. ये भी हम एक्सप्लेन करेंगे. एंड उसके बाद हम लास्ट में देखते हैं कि जो ब्लड से ऑक्सीजन कहाँ गई है, टिश्यू में गई है. टिश्यू जो होती है वो सेल का बना होता है. इसका मतलब है सेल में ATP सिंथेसिस कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. दिस इज द लास्ट रिएक्शन ऑफ द
रेस्पिरेशन, राइट। नाउ यहाँ पर ये ब्रोंकियल्स का है कि भाई ब्रोंकियल जो है वो ब्रोंकाई ब्रोंक्योल्स में, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी, और उसके बाद में वो क्या होते हैं, एल्वोलाई डक्ट से वो कहाँ पर उगते हैं, एल्वोलाई सैक में प्रेजेंट होते हैं। नाउ अब हम देखते हैं कि हमारे लंग्स में अलग अलग वॉल्यूम प्रेजेंट होते हैं, और वो जो कैपेसिटी होती है, हम हमारे लंग्स में किस किस वॉल्यूम में कितनी कितनी एयर को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, या एक बार हम इनहेल करते हैं, एक बार हम एक्सहेल करते हैं, तो उसमें हम टोटल एयर का वॉल्यूम कितना लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइडल वॉल्यूम क्या होता है। टाइडल वॉल्यूम मीन्स क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम मीन्स होता है it is the volume of air normally inspired and expired in one breath, और इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। तो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है कि जब हम एक नॉर्मल सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, नॉर्मली जब हम एक्सेस काम नहीं कर रहे हैं, जब हम नॉर्मल बैठे हुए हैं, उसमें हम जितनी ऑक्सीजन लेते हैं और जितनी कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सहेल करते हैं, उस वॉल्यूम को, उस अमाउंट ऑफ एयर को हमने क्या बोला है, टाइडल वॉल्यूम। कि भाई हमने इतने अमाउंट में ऑक्सीजन को इनहेल करा है और इतना वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमने क्या करा है, एक्सहेल करा है, तो दैट पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज टाइडल वॉल्यूम। और नॉर्मल, बिल्कुल हम जब कोई काम नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल जो हमारी ब्रीदिंग होती है, दैट, राइट। नाउ विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जब हम स्विमिंग करते हैं, जब हम दौड़ते हैं, तो हमारी ब्रीदिंग रेट भी क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। मैं उस वॉल्यूम की बात नहीं, और फास्ट है तो वहाँ पर हम ऑक्सीजन भी ज़्यादा लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या करते हैं, एक नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा एक्सहेल करते हैं, राइट। बट जब नॉर्मल कंडीशन में हम करते हैं, जो इन्हें नॉर्मल ऑक्सीजन लिया, नॉर्मल छोड़ा, तो ये जो वॉल्यूम होता है रेस्पिरेशन का, दैट इज कॉल्ड एज टाइडल वॉल्यूम, राइट। और टाइडल वॉल्यूम जो होता है, एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन की अगर हम बात करें कि भाई फिट पर्सन है, कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो जो ये वॉल्यूम लेता है इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, वो कितनी एयर ले सकता है, 1500 ml। कितनी ले सकता है, 1500 ml। बट अगर एक नए बच्चे की बात करूं, इन्फेंट मीन्स क्या था, न्यूबॉर्न बेबी की अगर मैं बात करूं, तो वो नॉर्मल कंडीशन में जो वॉल्यूम लेता है, ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, उसका अमाउंट कितना होता है, ओनली 15 ml। ठीक है, ध्यान रखिए। और फिटस जो होता है वो किसी टाइप का रेस्पिरेशन नहीं करता, क्योंकि वो मदर के रेस्पिरेशन पर डिपेंड करता है, तो वो 0 ml लेता है, राइट। नाउ इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसको हम बोलते हैं IRV। बाय टेकिंग अ वेरी डीप ब्रीथ, हम बोलते हैं, अच्छा, इंस्पिरेटरी मीन्स क्या होता है, इनहेल करना, राइट। जब हम बहुत डीपली क्या करते हैं, सांस लेते हैं, एंड यू कैन इंस्पायर अ गुड डील मोर देन 500 ml दिस एडिशनल इनहेल एयर। इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्मल आपकी कितनी है, 1500 है, ठीक है। 1500 से आपकी मैक्सिमम आप कितनी ज़्यादा इनहेल कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और वो गुड डील होती है मोर देन 500। अगर आपने 1500 तो आपकी नॉर्मल है, अगर आप 2000 से अबव 2000 लेते हो तो दैट इज अ गुड वॉल्यूम। अगर 2500 लेते हो तो वो और अच्छी है, और अगर 3000 तक ले सकते हो तो वो आपकी बेस्ट होती है, राइट। इसका मतलब आप जैसे बोलते हैं डीप ब्रीथ करना, और डीप ब्रीथ करा, और अगर आपकी वॉल्यूम आ गई कितनी, 3000 ml, इसका मतलब 15 आपकी नॉर्मल है, और 15 आपने क्या करी है, 1500 एक्स्ट्रा आपने क्या करी है, इनहेल करी है, और वो जो होती है उस वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब आपने एक्स्ट्रा ऑक्सीजन उतनी क्या करी है, इनहेल करी है। सेम एज एक्सपिरेटरी वॉल्यूम, हम नॉर्मल में क्या करते हैं, बट जब हम फोर्सफुली CO2 को क्या करते हैं, नॉर्मल में हमने 1500 निकाले, बट अगर 1500 से हम जितनी ज़्यादा क्या कर सकते हैं, फोर्सफुली CO2 को निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और वो कितनी होती है, दैट इज 1200। इसका मतलब हम इनहेलेशन ज़्यादा फोर्सफुली कर सकते हैं एज कम्पेयर टू एक्सपीरेशन। तो इनहेलेशन में हमने ज़्यादा कितनी, मैक्सिमम हम कितनी ले सकते हैं, नॉर्मल से 1500 अबव ले सकते हैं, मतलब 3000 तक जा सकते हैं। बट एक्सपीरेशन में हम क्या कर सकते हैं, ओनली 1200 तक ही हम जा सकते हैं, क्योंकि हम चीज़ छोड़ते हैं, ठीक है। और दैट इज कॉल्ड एज, और ये नॉर्मल
एक्सेलेशन से एक्स्ट्रा होता है और वो कितना होता है 1200। इसका मतलब वो 15 + 15 दैट इज 3000 और यहाँ पर कितना हुआ 1500 + 1200 दैट इज 2700, राइट। नाउ रेसिडुअल वॉल्यूम, even after expiration reserve volume is expelled, considerable air remains in lungs। जब भी, क्योंकि हमने बोला था कि हमने जितनी भी एक्स्ट्रा फोर्सफुली जो एक्सेल करी थी निकलना कितनी चाहिए, क्योंकि जितनी हम लेते हैं उतनी हमको निकालना है, बट अभी भी उसमें से 300 वॉल्यूम हमारे लंग्स में क्या हो गई है, रह गई है, जो एक्सेल आउट नहीं हुई है। तो वो जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेसिड्यूल वॉल्यूम। क्लियर। नाउ विच कैन नॉट बी मेजर्ड बाय द स्पायरोमीटर, और ये जो 300 जो आपके लंग्स में है जो आप निकाल नहीं पाए हैं, क्योंकि फिर आपको मालूम है जितना इनहेलेशन होता है उतना एक्सेलेशन होता है, बट एक्सेलेशन में आप 1200 ही एक्स्ट्रा निकाल रहे हैं, 300 अभी भी अंदर है। इसका मतलब है कि आपकी लंग्स में कहीं ना कहीं छोटी छोटी स्पेस है, वहाँ पर ये क्या हो गई है, फंस गई है, जिसको हमने क्या बोला रेसिडुअल। और इसको हम एक रेस्पायरोमीटर, ध्यान रखिएगा कि रेस्पिरेशन की जो वॉल्यूम होता है जनरली उसको हम रेस्पिरेशन का वॉल्यूम कि भाई कितनी आपने इनहेल करी है ऑक्सीजन, कितनी बाहर निकाली है, इस मेज़रमेंट से भी आप उस वॉल्यूम को मेज़र नहीं कर सकते हैं। और इट इज़ कॉल्ड एज द वॉल्यूम अबाउट 1200 ml। ऊपर जो भी होता है उसको हमने क्या बोला है 1200। डेड स्पेस, अब डेड स्पेस क्या, पोर्शन ऑफ ट्रैकियो ब्रोंकियल, जो आपका ट्रैकिया होता है, जो ब्रोंकियल होता है, जिसके स्ट्रक्चर कैसा होता है, रिंग जैसा होता है, मैंने आपको बताया सी शेप होता है। ट्री वेयर गैसेस एक्सचेंज डज नॉट अकर इज कॉल्ड एज डेड स्पेस, और वहाँ पर जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज नहीं होता है वो पर्टिकुलर एरिया जो होता है वो क्या होता है, डेड स्पेस। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कंडक्टिव जोन एंड डेड स्पेस। अच्छा, इस डेड स्पेस में भी आपकी एयर रहती है, वॉल्यूम रहता है, वो कितना होता है 150 ml, ध्यान रखिएगा। Functional residual capacity FRC, it is the amount of air that remains in the lungs after a normal expiration। जब आप नॉर्मल एक्सपीरेशन करते हैं, लाइक जब आप कोई काम नहीं कर रहे बट उसके अलावा भी जितना आप इनहेल करते हैं उतना आप एक्सेल नहीं करते हैं, तो वो जो रिमेनिंग आपका कहाँ पर रह जाता है, आपके लंग्स में बचा रह जाता है, दैट इज कॉल्ड एज फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। और इसका मतलब क्या हुआ, एक्स्ट्रा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल रिजर्व वॉल्यूम जो है उन दोनों को अगर आप मिलाते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, फंक्शनल। मतलब टोटल आपके लंग्स में कितनी CO2 या कितनी एयर क्या हो जाती है, एक्स्ट्रा रह जाती है आफ्टर नॉर्मल एक्सपीरेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट इज वाइटल कैपेसिटी। कुछ नहीं है वाइटल कैपेसिटी, आपने फोर्सफुली कितना इनहेल करा, आपने नॉर्मल कितना इनहेल करा, और आपने फोर्सफुली कितना एक्सेल करा, इन सब को अगर आप टोटल करते हो तो दैट इज कॉल्ड एज वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, टोटल लंग कैपेसिटी क्या है, वाइटल कैपेसिटी, जिसपे सभी कुछ आ गया है। और एक क्या हो गया है, आपका जो रेसिडुअल वॉल्यूम है, और रेसिडुअल वॉल्यूम को अगर आप टोटल कर लेते हो तो टोटल आपकी क्या होती है, लंग कैपेसिटी हो जाती है। इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं, ध्यान रखिएगा। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, इट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय मैक्सिमम डेस्टिनेशन ऑफ द लंग्स। और टोटल जितना भी, मतलब मैंने क्या बोला, फोर्सफुली, जैसे मैंने बोला 3000 से भी अगर मैंने और ज़्यादा कर दिया, 500 और अबाव कर दिया, तो मैंने उसको क्या बोला, दैट इज़ कॉल्ड, मतलब मेरी इनहेलेशन की कैपेसिटी मैक्सिमम कितनी है, दैट इज़ कॉल्ड एज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। नाउ प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन जो होती है वो 4 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहला इज ब्रीदिंग, सांस अंदर लेना, सांस बाहर छोड़ना, लेना है तो ऑक्सीजन को लेना, CO2 को रिलीज करना। दूसरा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एल्वोलाई में ऑक्सीजन पहुंच गई, ऑक्सीजन एल्वोलाई से कहाँ जा रही है, ब्लड में जा रही है। टिश्यू से CO2 कहाँ आ रही है, ब्लड में आ रही है। ब्लड से CO2 कहाँ आ रही है, एल्वोलाई में आ रही है, और एल्वोलाई की ऑक्सीजन कहाँ जा रही है, ब्लड में, और ब्लड से कहाँ जा रही है, टिश्यू में। तो दैट इज कॉल्ड एज गैसियस एक्सचेंज। और जो गैसियस, अच्छा ब्रीदिंग को हम बोल सकते हैं दैट इज अ
इंटरनल ब्रीदिंग, उसके बाद में गैसेज एक्सचेंज है, उसको हमने क्या बोला, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। बट उसके बाद में फिर ब्लड क्या करता है, ब्लड का जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन से कंबाइन होता है, टिश्यू तक लेके जाता है, टिश्यू से जो CO2 आती है उससे कंबाइन होता है और वो अल्वोलाई तक लेके आता है। तो वहाँ पर वो क्या करेगा, थर्ड स्टेप दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। और उसके बाद में ब्लड ऑक्सीजन को जब कहाँ छोड़ता है, टिश्यू की वॉल के, तो टिश्यू के वहाँ चला अंदर जाता है और वहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में CO2, H2 और ATP कैसे फॉर्म होती है, दैट इज कॉल्ड एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरनल रेस्पिरेशन। तो ध्यान रखिएगा कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन को हम क्या बोल सकते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन। अगर ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है तो ये क्या होगा, इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है। नाउ ब्रीदिंग बाय वेंटिलेशन हमने देखा था कि जो हमारे लंग्स होते हैं वो क्या करते हैं। अच्छा, जब लंग्स आप एक्टिविटी करके देखिएगा तब आपको समझ में आएगा कि जब आप इनहेल करते हैं तो आपके लंग्स क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं। जब एक्सपिरेशन करते हैं, जब सांस छोड़ते हैं तो आपके लंग्स क्या हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। तो ब्रीदिंग इज मूवमेंट ऑफ थॉरेक्स, थॉरेक्स का मूवमेंट होता है। एक्सपांशन, लंग्स आपके बढ़ते हैं। डिफ्लेक्शन, लंग्स आपके कम होते हैं, जिसके कारण आपकी लंग्स में एयर का प्रेशर क्या हो जाता है, कम और ज़्यादा होता है और उसी के कारण जो है वो क्या होता है, ऑक्सीजन। अच्छा, इनहेलेशन में क्या होता है, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ा तो ऑक्सीजन सीधे एनवायरनमेंट से कहाँ चली जाती है, लंग्स में। आप रिलैक्स हो गए, लंग्स का वॉल्यूम कम हो गया, उसके अंदर CO2 है वो प्रेशर हुई, बाहर निकल गई। ठीक है। 2 स्टेप में कंप्लीट होती है ब्रीदिंग। फर्स्ट इज इंस्पिरेशन, अनदर वन इज एक्सपिरेशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ठीक है। तो यहाँ पर इनहेलेशन मीन्स क्या होता है, इनटेक ऑफ फ्रेश एयर इन लंग्स। ऑक्सीजन, फ्रेश एयर मीन्स क्या होता है, ऑक्सीजन को लंग्स के अंदर लेना। इट इज़ एन एक्टिव प्रोसेस, ये एक्टिव प्रोसेस है। ब्लड प्रेशर इंक्रीज, और जब भी हम इनहेल करते हैं हमारा ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ध्यान रखिए। एक्सपिरेशन, जो आपकी बॉडी के अंदर जो गैस है उसको क्या करना है, बॉडी बाहर निकालना है, दैट इज कॉल्ड एक्सपिरेशन। व्हेन एक्सपिरेशन अकर्स द इंस्पिरेशन मसल्स रिलैक्स। जब लंग्स का वॉल्यूम बढ़ता है तो एक्सपिरेटरी मसल्स क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। जब एक्सहेलेशन होता है तो आपकी जो मसल्स है वो क्या हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है। और उसके बाद में जो डायफ्राम होता है, क्योंकि डायफ्राम का भी ब्रीदिंग में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है कि जब हम क्या करते हैं, इनहेलेशन करते हैं तो डायफ्राम जो होता है वो फ्लैटेंड हो जाता है और जब एक्सहेलेशन करते हैं तो वो डोम शेप का हो जाता है। ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन होता है, डायफ्राम में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो लंग्स में भी कॉन्ट्रैक्शन होता है, लंग्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो लंग्स का वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है। चलिए, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। सबसे पहले देखिए एक फ्लो चार्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कि सबसे पहले थोरेसिक कैविटी में क्या होती है, मसल्स, इंस्पिरेशन जो मसल्स होती है उनमें एक्शन होती है, जिसके कारण क्या होता है, लंग्स का जो थोरेसिक कैविटी होती है वो बढ़ जाती है, लंग्स एक्सपांड हो जाते हैं और लंग्स जो होते हैं अगर वो बढ़ जाते हैं तो उनका प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। प्रेशर क्या हो जाता है, सॉरी, कम हो गया। और जैसे ही प्रेशर कम होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाता है और हमें मालूम है कोई भी चीज़ हाई प्रेशर से क्या हो जाती है, लो प्रेशर। तो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज़्यादा है और लंग्स में क्या है, कम है, तो इट विल बी मूव्स टू लंग्स का वॉल्यूम बढ़ा, उसका अमाउंट बढ़ा तो उसका प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया और एनवायरनमेंट का प्रेशर क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो ये ऑक्सीजन मूव कर जाती है लंग्स में। राइट नाउ, एयर फ्रॉम द आउटसाइड व्हेन प्रेशर एयर इज़ हाई, हमने बोला था बाहर 21% है, अंदर कम होता है, तो ऑक्सीजन मूव फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। नाउ एट द टॉप पॉइंट ऑफ इंस्पिरेशन कॉन्ट्रैक्ट। अब भाई कंट्रैक्शन होता कैसे, मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके लिए सिग्नल कहाँ से आते हैं, तो सबसे पहले जो आपके लंग्स की जो मसल्स होती है, इंटरकॉस्टल मसल होती है, इंस्पिरेटरी जो मसल्स होती है, उनको सिग्नल भेजता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो बना होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का। तो वहाँ से सिग्नल आते हैं कि इंस्पिरेशन करना है और इसके लिए जो इंस्पिरेटरी मसल है उसका कॉन्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। दूसरा, इंस्पिरेटरी मसल रिलैक्स,
कॉन्ट्रैक्शन हो गया थोड़ी देर, क्योंकि मसल है तो रिलैक्स होगी, कॉन्ट्रैक्ट हुई तब रिलैक्स होगी तो लंग का वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। लंग का वॉल्यूम कम हुआ उसका प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया। और यहाँ प्रेशर बढ़ गया तो एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर 0.03% है, कम है। तो कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स फ्रॉम लंग्स टू हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, राइट। तो सेम यही प्रोसेस होती है। तो देखिए यहाँ पर ये जो डायग्राम दिया हुआ है, पहला वाला जो डायग्राम दिया है, देखिए इसमें रिब केज फुली हुई है, इसमें रिब केज क्या है, फ्लैटेंड है। रिब केज फुली है तो अंदर के लंग्स भी क्या हो रहे हैं, फुल रहे हैं। लंग्स फुल रहे हैं तो उनका प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो एयर का प्रेशर से अंदर से, क्योंकि एयर में ज़्यादा, सेम यहाँ पर भाई लंग्स कम हो गए तो प्रेशर कम हो गया और एनवायरनमेंट प्रेशर क्या हो गया, यहाँ पर बढ़ गया। और एनवायरनमेंट में प्रेशर क्या है, कम है, तो CO2 मूव फ्रॉम आउटसाइड। क्लियर। चलिए, इन नेक्स्ट वीडियो we will discuss how gases exchange from alveoli to blood and blood to alveoli, blood to tissue and tissue to blood. So that is the next step, gaseous exchange, and it is also called as external respiration, and this we will discuss in next video, that is release of carbon dioxide by the blood and how oxygen transfer from the alveoli to blood and how carbon dioxide transfer to tissue to blood and blood to alveoli. So bye bye students.